बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्टमक के अल्सर के बारे में, जिसे गैस्ट्रिक अल्सर भी कहते हैं। ये अल्सर बहुत आम हो चुका है। हमारे 50% की आबादी इससे मुतासिर है। हमारे यहाँ इसका तनासुब 60 से 70% है। अब मैदे का अल्सर सादा अल्फाज में हम बोले तो खुराक के ज़रिए हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे मैदे में दाखिल हो जाती है और वह जख्म बना देती है। इसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। अब मैदा जो है ये चेस्ट के मिडल में लीवर के पीछे मौजूद होता है और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक हिस्सा है। और यहाँ हम मैदे के जो अल्सर का जो मेन वजह है उस पे फोकस करेंगे और वो है एच पाइलोरी बैक्टीरिया, मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये बैक्टीरिया जिस्म में दाखिल होने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है और स्टमक के लाइनिंग को डैमेज करता रहता है और ये बचपन में ही बॉडी में दाखिल हो जाता है, लेकिन आम तौर पर बच्चों को कुछ नहीं कहता। ज़्यादातर लोगों में ये बड़े होने के बाद भी ये साइलेंट रहता है, यानी कि ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और ये ख़तरनाक कब होता है? जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो इसके सिम्टम्स सामने आना शुरू हो जाते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी मैदे के एसिडिक इन्वायरमेंट में नहीं रह पाता, स्पेशली जब पीएच का लेवल 1.5 से 3.5 पर हो। तो ये क्या करता है कि ये स्टमक के अंदरूनी दीवारों में यानी कि म्यूकस लाइनिंग में छुपकर बैठ जाता है, वहाँ पीएच के लेवल को ऊपर ले जाता है। अब जब ये पीएच की लेवल को ऊपर ले जाता है तो ये इस एनवायरनमेंट में ये बहुत ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रह पाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्टमक के पीएच के लेवल को नीचे रखें और स्टमक को एसिडिक रखें। हमारा स्टमक रोज़ाना 0.5 से लेकर 1.5 तक एसिड बनाता है और इस एसिड में सोडियम और पोटाशियम होती है जो हमारे मैदे में खाना हजम करने में मदद करती है। अब एच पाइलोरी बैक्टीरिया क्या करता है कि ये हमारे मैदे के पीएच को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले जाता है और मैदे को अल्कलाइन बना देता है। इस पीएच और अल्कलाइन और एसिड पे हमने पहले डिटेल से एक वीडियो में बात की है, वो आप देख ले। तो आपको इस वीडियो की समझ आसानी से आ जाएगी। अब जब ये मैदे को अल्कलाइन बना देता है तो जहाँ ये छुप कर बैठा है वहाँ पर ये अल्सर कर देता है, जख्म बना लेता है। अब मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि आपको उससे पता चलेगा कि आपके मैदे में अल्सर यानी कि जख्म हुआ है कि नहीं। आपने गौर किया होगा जब आपके मैदे में दर्द महसूस हो रहा हो, तकलीफ़ महसूस हो रही हो, तो जब आप खाना खाते हैं तो वो तकलीफ़ कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती है, क्योंकि ये खाना टेम्परेरी इस जगह को कवर कर लेता है। जहाँ जख्म बना हुआ है तो टेम्परेरी उस जगह को ये खाना कवर कर लेता है, तो उस वजह से ये तकलीफ़ कम हो जाती है। तो आप समझ लें कि आपके मैदे में अल्सर हुआ है, जख्म बना हुआ है। और अगर आप खाना खाने के बाद आपकी तकलीफ़ बढ़ जाती है तो आप समझ लें कि आपके मैदे में एसिड कम हुआ है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है और उस वजह से आपको हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स। और अब बात करते हैं कि मैदे के लाइनिंग में मौजूद सेल म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जिसका अहम फंक्शन स्टमक में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाकी डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाना होता है। तो यह एच पाइलोरी क्या करता है कि मैदे में मौजूद म्यूकस को फीड करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से म्यूकस की मिकदार मैदे में बहुत कम हो जाती है। इस तरह एच पाइलोरी बैक्टीरिया म्यूकस की प्रोटेक्ट लेयर को वीक कर देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाकी एंजाइम स्टमक की लाइनिंग में इंटर होकर वहाँ शगाफ बना लेते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। अब बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए और इसका इलाज कैसे किया जाए। सबसे पहले डेफिनेटली अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ले आए।
اور اس کے ساتھ اپنے خوراک میں چینجز لانا بہت لازمی ہے، جس میں سنتھیٹک آئل جو ہم استعمال زیادہ کرتے ہیں، ریفائنڈ گرین، اور اس کے ساتھ شوگری سنیکس، بریک فاسٹ سیریل، اس سے بچا جائے، اس کو کم کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اس کو کم کیا جائے۔ اس کی جگہ آپ گرین ویجیٹیبلز، کیبیج، بند گوبھی اور اس کا جوس، اور اسپیشلی بروکلی، ان سب میں الگلوٹامین کی ایک بڑی مقدار ہوتی ہے جو آپ کے السر کو ٹریٹ کرتی ہے اور زخم کو بھر دیتی ہے۔ پیاز، لہسن، مولی، ویٹ گراس یا گندم پر اگنے والی گراس میں پائے جانے والا کلوروفل گرد کی ہیلتھ میں امپروو کرتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں گندم موجود ہے تو آپ ایزیلی اسے بنا سکتے ہیں، اس کا جوس بنا سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ سٹریس آپ کے معدے کے السر کی سب سے بڑی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ اب ڈاکٹر جو ہے اس کے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے اسٹمک کو ڈائگنوز کرنے کے لیے انڈوسکوپی کرتے ہیں۔